हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के अनिवार्य विषय खाद्य पोषण एवं स्वच्छता के इस 10वें लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। बिग लर्न एकेडमी के द्वारा आपको यह शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है फर्स्ट सेमेस्टर में एक अनिवार्य विषय है। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि जो हमारा भोजन है, यानी भोज्य जो पदार्थ होते हैं, उनको कई अलग अलग कैटेगरी के द्वारा हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। जिनमें से जो पहला बेस है, यानी कि जिस आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं, वह पहला जो आधार है वह है पोषक तत्वों के आधार पे। यानी कि जो पोषक तत्व हैं इनके आधार पे, पोषक तत्वों के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा जो पार्ट है वह है, यानी कि सेकंड जो आधार है वह है कार्य के आधार पे। सेकंड क्या है? कार्य के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन फंक्शन। तीसरा है नस्वरता के आधार पे। जो थर्ड है वह है नस्वरता के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन पेरिसेबिलिटी। चौथा है, जो चौथे प्रकार का है वह उद्गम के आधार पे, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनका उद्गम कैसे हुआ, उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पे। और लास्ट जो है, यानी फिफ्थ जो बेस है जिसके आधार पे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, वह है रासायनिक प्रकृति के आधार पे, यानी कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भोज्य पदार्थ है उनको हम 5 अलग अलग आधार पे हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला है पोषक तत्वों के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा कार्य के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन फंक्शन। तीसरा जो है नस्वरता के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन पेरिसेबिलिटी। और चौथा है उद्गम के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन ओरिजिन। और लास्ट है रासायनिक प्रकृति के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो चलिए पहला जो वर्गीकरण है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो वर्गीकरण है वह है पोषक तत्वों के आधार पे। पोषक तत्वों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक तत्व के आधार पे इसको पुनः 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वह है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ। पहला जो है वह है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं।
किनको रखते हैं? जो बॉडी बिल्डिंग जो भोज्य पदार्थ है, यानी कि जो फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग जो फूड्स हैं, उनको इसके कैटेगरी में हम रखते हैं। अब इसमें जो शरीर का निर्माण करते हैं, तो शरीर का निर्माण मुख्य रूप से कौन करता है? तो मुख्य रूप से करते हैं प्रोटीन। दूसरे नंबर पे जो आता है वह है विटामिन, और तीसरे नंबर पे जो आता है वह है खनिज लवण। तो इस तरह से जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सब किसमें आते हैं? तो शरीर का जो निर्माणात्मक श्रेणी है उसमें आते हैं, ये शरीर का निर्माण करते हैं। ये भोज्य तत्व शरीर को मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो ये मुख्य रूप से वृद्धि और विकास करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि व विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। यह मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करते हैं। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है, वह क्या है? शरीर के तंतुओं, ऊतकों और कोशों का निर्माण करना। किनका? तो तंतुओं, ऊतकों और कोशों का निर्माण करना, यानी सेल्स का निर्माण करना, टिश्यूज का निर्माण करना, इनका मुख्य काम होता है। जैसे हम अपने शरीर से निरंतर काम लेते रहते हैं, हम अपने शरीर से निरंतर कार्य लेते रहते हैं, और निरंतर कार्य लेने से हमारे जो सेल्स होते हैं वह रप्चर कर जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो इनका मुख्य काम होता है प्रोटीन का, इनका निर्माण करना, और अन्य जो टिश्यूज हैं सेल के अलावा वो भी अगर टूट फूट जाते हैं तो उनका भी क्या करता है? निर्माण करता है और मरम्मत करता है। ठीक है, जिसमें निर्माण और मरम्मत या पुनर्निर्माण तीनों तरह के कार्य होते हैं। पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं, मरम्मत भी कह सकते हैं। तो यह प्रोटीन का काम क्या होता है? टूट फूट का निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, मरम्मत करना, इन सभी कार्य को इनके द्वारा संपादित किया जाता है। जैसे प्रोटीन मांसपेशियों, रक्त, बाल, नाखून आदि की वृद्धि के लिए भी सहायक का काम करता है। तो जैसे बाल, नाखून, सेल, टिश्यूज, ये सब मांसपेशियां, इन सबों के निर्माण का भी कार्य करता है। तो पोषक तत्वों के आधार पर जब हम इनको वर्गीकरण करते हैं तो पुनः यह 3 भाग में वर्गीकृत होता है। तो इनमें पहला है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। जो दूसरा है, सेकंड, वह है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। शरीर को, इसका दूसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, अब इनमें मुख्य रूप से 2 कैटेगरी बनती है। पहला जो कैटेगरी है वह है कार्बोज, जो आपको पता ही है, और दूसरी जो कैटेगरी बनती है वह है वसा। कार्बोज और वसा जो है यह मुख्य ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व होते हैं। जितने भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनमें कार्बोज और वसा जो होता है
यह उत्पादक होता है। किसका? ऊर्जा का उत्पादक होता है। ठीक है। अब कार्बोज और वसा, चूंकि यह ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, तो इनका काम क्या है? तो शरीर को ताकत प्रदान करना, शरीर को ताकत प्रदान करना, शरीर को ताकत प्रदान करना। एक और काम होता है वह ऊर्जा, और एक मुख्य कार्य होता है वह है उष्णता प्रदान करना। जैसा कि हमें पता है कि जो मानव है, इसके शरीर का जो टेम्परेचर है वह 36.9 डिग्री सेल्सियस या इसी को 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह फिक्स टेम्परेचर होता है। तो यह जो टेम्परेचर है, यह जो तापमान है, यह तापमान बॉडी को बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उष्णता की। यानी शरीर में जो गर्मी है उसको बनाए रखने के लिए भी हमें किनकी जरूरत पड़ती है? तो ऊर्जा की। और वह ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोज से और वसा से मिलता है। अब अगर हम देखेंगे तो जो कार्बोज और वसा है, इनसे कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोज से हमें मिलता है, जो कार्बोज है इससे कम ऊर्जा मिलता है और वसा से ज्यादा मिलता है। यदि 1 ग्राम हम कार्बोज लेते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, और वहीं 1 ग्राम अगर हम फैट ले रहे हैं तो 9.21 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोज लेते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जबकि 1 ग्राम अगर हम वसा लेते हैं तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ठीक है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें मुख्य रूप से कार्बोज और वसा है। अब यह जो कार्बोज है किनमें पाया जाता है? तो अगर हम देखेंगे तो इनका मुख्य काम क्या होता है? तो तापमान को नियंत्रित करना। क्या काम का है? तापमान को नियंत्रित करना, जिसको हम उष्णता बोलते हैं। तापमान को नियंत्रित करना, मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण। जो मांसपेशी है उनमें संकुचन और प्रसारण, संकुचन और प्रसारण का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन का कार्य किया जाता है, उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। साथ में क्या किया जाता है? तो वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। अब सभी प्रकार के जो अनाज हैं, सभी प्रकार के जो अनाज हैं, जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, इस तरह के जितने भी हैं, मक्का आदि, इस तरह के जितने भी हैं, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कुछ में डायरेक्ट पाया जाता है, जैसे सुक्रोज यानी कि गन्ना जिसमें पाया जाता है, यानी कि चीनी, गुड़, आलू, शकरकंदी भी इसको बोला जाता है। ये सब जो है जहां सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य जड़ वाली जो सब्जियां हैं, उनमें भी कार्बोज पाई जाती हैं। जो जड़ वाली जो सब्जियां हैं उनमें भी कार्बोज पाया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा ये सब क्या पाया जाता है? तो कार्बोज पाया जाता है इनमें।
अब जो फैट है यानी कि जो वसा है, अगर हम वसा को देखेंगे तो वसा किस में पाया जाता है, तो आपको काफी हद तक पता है कि जैसे जितने भी तेल, घी, अंडा, मक्खन, नारियल, ये सब जो होते हैं, इन सभी में क्या होता है, तो वसा पाया जाता है। वसा में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जैसे कि 9.1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यह कम ही अगर हम लेते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जबकि कार्बोज में 4.2 किलो कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलिए तीसरा देखते हैं, जो तीसरे प्रकार का है, थर्ड टाइप का जो है तीसरा, वह है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, शरीर रक्षात्मक जो भोज्य पदार्थ है, तो इसमें हम देखेंगे कि शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ का मतलब हो गया कि जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जिन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उनको हम शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब इनमें मुख्य रूप से विटामिन और खनिज होते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो वह होता है विटामिन और खनिज। जो विटामिन है और जो खनिज लवण है, जो खनिज लवण है, इनसे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। अब जैसे देखिए, ब्लड में दो तरह के कणिकाएं पाई जाती हैं, एक RBCs और दूसरा WBCs, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यह बाहरी किसी भी बैक्टीरिया, वायरस और अन्य इन्फेक्शन जो होता है, उनसे लड़ने का काम करता है। यानी कि यह क्या काम करता है, तो यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही एक पार्ट है। यह लड़ने का काम करता है, जिससे कि हम निरोग रहते हैं। अब यह जो विटामिन और खनिज हैं, यह विटामिन और खनिज किन में पाया जाता है, तो जैसे हरी और पीली सब्जियां हैं, हरी और पीली सब्जियां, जैसे हरी और पीली सब्जियों में जैसे बथुआ, पालक, चौराई, मूली का साग, चने का साग, सरसों का साग, सभी प्रकार के फल जैसे कि केला, संतरा, नींबू, पपीता, अमरूद और भी ढेर सारे हैं, अंगूर, लीची, आम, सेव, नाशपाती, टीसी, इस तरह के बहुत हैं। दूध में भी विटामिन पाया जाता है। दूध के बने पदार्थ में भी जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से यह जो खनिज लवण और विटामिन होते हैं, यह मुख्य रूप से शरीर के रक्षात्मक भोज्य पदार्थ में गिने जाते हैं। तो इस तरह से इस भाग में हम लोगों ने पहला जो प्रकार है, पहले प्रकार का जो वर्गीकरण है, यानी कि पोषक तत्वों के आधार पे वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों के आधार पे जो तीन तरह का पोषक तत्वों के आधार पे तीन पुनः भागों में इसको बांटा गया है। तो इसको हम लोगों ने इस भाग में पढ़ लिया। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट जो होगा, उसमें हम दूसरे प्रकार के जो भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण है, उसको हम लोग पढ़ेंगे।
ओके।